नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज आपको बता दें कि देश के जो लड़ाकू विमान हैं, आज शाहजहांपुर में 3 किलोमीटर करीब जो हवाई पट्टी बनी है, उस पर आज पूरा अभ्यास करेंगे। आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे पर ये जो लड़ाकू विमान है, वो आज यहाँ पर पूरा पूर्वाभ्यास करेंगे। आपको बता दें दिन और रात दोनों समय पर यहाँ पर जो हमारे जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर सकते हैं और आज इसी का पूर्वाभ्यास है। और भारतीय वायुसेना ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और जो एयर स्ट्रिप बनी है उसके दोनों तरफ करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। युद्धाभ्यास तस्वीरें दिखाते हैं शाहजहांपुर पे, जहां पर आज वायुसेना जो अपने तमाम जो जगुआर है, मिराज है, सुखोई है, वो यहाँ पर लैंड कराएगी। वो तस्वीरें आपको सीधे गंगा एक्सप्रेसवे को दिखाते हैं, जहां पर आज वहां पर जो पूर्वाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। युद्ध अभ्यास के लिए एक बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यूपी की अगर बात की जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी है और वहां पर भी लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पे ये पूरा अभ्यास किया जाएगा, 11:30 बजे से 1 बजे सुबह और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक ये टेस्टिंग की जाएगी और यहाँ पर लैंड भी कराया जाएगा। सब खास बात यह है कि इस एयर स्ट्रिप पर रात में भी लैंडिंग की जा सकती है और हमारे जो लड़ाकू विमान है, मिराज, सुखोई, जगुआर, ये सभी लड़ाकू विमान इस एयर स्ट्रिप पे अपना आपको एक एयर शो में साफ तौर पर दिखेंगे और अपना अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। तो एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आपदा की स्थिति में या युद्ध जैसे हालात में एक वैकल्पिक एयर स्ट्रिप के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये गंगा एक्सप्रेसवे के शाहजहांपुर में बना है, करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है, जहां पर ये जो भारतीय वायुसेना है वो पूरा अभ्यास कर रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आज हमारे देश भारतीय वायुसेना के जो सबसे लड़ाकू विमान, जो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, वो यहाँ पर आज पूरे अभ्यास करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसको लेकर खलबली मची हुई है, पहलगाम में है। और लगातार पाकिस्तान की जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, लगातार पीसी कर रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से आज एयर स्ट्रिप पे पूरा अभ्यास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जरूर ये बेचैन करने वाला है। फिलहाल ये एयर स्ट्रिप यहाँ पर आज दोनों समय 11:30 से 1 बजे और शाम 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर पूर्वाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल अखंड, देखिए हम बात लगातार गुलशन यादव की कर रहे हैं और 72 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई करने से कदम नहीं उठा पाई। सोचिए, सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि एक इतने बड़े अपराधी, अब कह सकते हैं कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है, लेकिन उससे बड़ा आपको बताते चले कि 53 से अधिक मुकदमे हैं, 7 करोड़ से अधिक कार्रवाई हो चुकी है, तो कार्रवाई करने का नाम क्यों नहीं ले रही? सबसे बड़ा सवाल है, शायद क्वेश्चन मार्क लगता है प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से। अगर न्यायालय की ओर से अगर आपको आदेश आ चुका है तो आपको बिना देर किए हुए कार्रवाई की जा सकती है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आखिर? जब आप इस चीज का इंतजार करें कि वो लोग घर खाली करेंगे तो हम जो है जाकर के कुर करेंगे। क्या इससे पहले शराब माफिया के घर पे ऐसे ही कुर्की नहीं की गई थी? कि शराब माफिया के घर पे मात्र 12 घंटे के अंदर में जैसे ही आदेश मिला, वैसे ही जाकर के सीधे ना इधर का देखा ना उधर का, सीधे जाके कुर्क का आदेश चस्पा किया गया। बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया गया, ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस पहुंची थी। तो सवालिया निशान ये भी है कि एक शराब माफिया के घर पे आप जाके जो है तुरंत ही आप कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन एक इतने बड़े 302, 307 और कई ऐसे जघन्य अपराधों में सम्मिलित होने वाले गुलशन यादव के ऊपर, जो सपा का जिला अध्यक्ष भी है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई के नाम से आप पीछे हट रहे हैं। कल देर शाम तक हम लोग कुंडा में डेरा डाले रहे और तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है प्रतापगढ़ से, और देर शाम तक कोई भी पुलिस वहां तक भटकी नहीं। तो जी,
एक डर, एक खौफ जो बना के उसने रखा है, वो यानी पुलिस के सबसे अंदर बड़ी आज बात है, भी। किस बात का खौफ है? बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है, और सबने देखा है, पूरे देश प्रदेश ने देखा है। लेकिन क्या अगर यहाँ पर आज एक अपराधी गुलशन यादव के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, न्यायालय ने आदेश दिया है, 7 करोड़ रुपए की कुर्की का आदेश दिया है, सबसे बड़ी बात है। 53 मुकदमे आप बता रहे हैं। दूसरी अगर सबसे बड़ी बात की जाए कि इस तरीके से एक बड़े अपराधी, क्योंकि गैंग लीडर की बात की जा रही है, तो आखिरकार 72 घंटे हो जाने के बावजूद भी अभी कुर्की कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रतापगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में नहीं आएगी? बिल्कुल देखिए अखंड, हम आप बात कर रहे हैं इसी टाइम आदेश आया हुआ था मंगलवार के दिन, मंगलवार का दिन था और इसी टाइम जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आदेशित किया गया कि गुलशन यादव जो कि 53 मुकदमों से अधिक और कई गैंगस्टर के मुकदमे हैं, इनके 7 करोड़ 15,555 रुपए के घर की कुर्की, चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाए। लेकिन पुलिस प्रतापगढ़ के एसएचओ, कल भी मेरी बात हुई, कल देर शाम भी मेरी बात हुई, आज भी मेरी बात हुई कि आप लोग कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खबर देखिए बहुत बड़ी है और एक समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष से जुड़ी है, तो हर एक मीडिया अपडेट ले रहा है। लेकिन वहां के एसएचओ जो है मीडिया से भी बहुत ही अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, जब कार्रवाई की जाएगी तो आपको बताया जाएगा। तो एक देखिए, एक डर है, जब हमने पहले ही दिन ये बताया कि 7 करोड़ से अधिक, जब आपने बोला कि 7 करोड़ से अधिक एक सपा नेता के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो हम लोगों ने ये पहले से ही सोच लिया था कि पूरी तैयारियों के साथ पुलिस पहुंचेगी। ये हुआ कि आज के दिन नहीं होगा, तैयारियां पुलिस की पूरी नहीं हो सकता है कि कल के दिन, कल भी हम लोग पूरा दिन कुंडा में डेरा, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, अरे ऐसी युद्ध ऐसी लड़ने जा सूचनाएं रहे हैं मिलती क्या? रही। युद्ध लड़ने जा रहे हैं कि तैयारी पूरी करके जानी है, वहां सामने से गोलीबारी होगी, बम चल सकता है, अटैक होगा। अगर अपराधी हैं, अपराधी कोई भी हो सकता है भाई, अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करने में ये न्यायालय ने आदेश दिया ना, अपने मन से तो आप आदेश लेके जा नहीं रहे। आप खुद को कोई बुलडोजर की कार्रवाई कर नहीं रहे, कोई ऐसी कार्रवाई तो कर नहीं रहे जिसमें किसी चीज की परमिशन का इंतजार है। कोई युद्ध क्षेत्र में तो जा नहीं रहे कि सामने से गोली बंदूक चल सकती है। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है और अगर एक अपराधी के ऊपर दिया है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पीछे हटेंगे ऐसे तो सवाल खड़े होंगे ही। और प्रतापगढ़ की पुलिस तो वैसे भी आपने कई खबरें दिखाई हैं, सुर्खियों में बनी रहती है कार्रवाई को लेकर के, अलग अलग तरीके से नायाब तरीके निकाल करके वो कार्रवाई किया करती है। इस बार ना करने के लिए भी फिर से सवालों के घेरे में है। तो ठीक है, प्रतापगढ़ पुलिस का अपना एक अलग रवैया है, वो क्या कुछ सोचती है, वो कैसे करेगी, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। देखते हैं कब तक, 72 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब कितने घंटों में उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सवाल एक और है ज्ञानेंद्र की, अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो राजनीतिक अगर कहे कि चौक चौराहों पर किस तरीके की बातचीत हो रही है, या फिर खौफ की बात हो रही है, प्रतिक्रिया की बात हो रही है, या कहें कि एक तरीके से कि दो लोगों के बीच में जो ताकतवर लोग हैं उसकी वजह से गुलशन यादव के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही, कौन सी चर्चाएं बाजार में ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं? बिल्कुल अखंड, देखिए चर्चाओं का जो है जोर गर्म है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और कई अन्य प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अन्य नेता गुलशन यादव के घर आ चुके हैं। देखिए उसके उनके भाई हैं छविनाथ यादव, अभी जेल में फिलहाल वो भी निरुद्ध है, बंद है। और बात करें तो छविनाथ यादव की सबसे ज्यादा ही चर्चा होती है। और गुलशन यादव एक आपराधिक किस्म का इंसान कहा जाता है। दबाव, डर और दहशत का माहौल है। कभी भी ये कहा जाता है कि अगर बंद मुंह से बात करें, कि जैसे अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ कोई खुलेआम नहीं बोल सकता, वैसे ही गुलशन यादव के खिलाफ भी कोई खुलेआम नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, बोलता बहुत कम है। ये आपने भी मीडिया में कई बार देखा होगा कि बोलता अगर बहुत कम है, ज्ञानेंद्र जो भी है अगर 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 दिमाग में रहता ज्ञानेंद्र है। जैसा कि आप और बता रहे हैं क्रिमिनल माइंडेड हैं, और अगर 53 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय ने 7 करोड़ कुर्की का आदेश दिया, तो कुछ तो जरूर आपके अंदर खूबी होगी जिसके चक्कर में आपको इस तरीके की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी सवालों के घेरे में है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, बड़े से बड़े माफियाओं के भी संबंध रहे हैं। सबने तस्वीरें देखी हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम बड़े बड़े अपराधियों के जो संबंध रहे हैं राजनीतिक परिवारों से, राजनीतिक दलों से, वो साफ तौर पर देखा है। और शायद यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो इनसे किनारा नहीं कर पाते। सबका अपना एक साथी है, किसी का कोई साथी है, किसी का कोई साथी, इनसे किनारा नहीं कर सकते। फिलहाल इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद, न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो देखने वाली बात होगी कि 72 घंटे के बाद या 720 घंटे के बाद या 720 दिनों के बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से?
अखंड लगातार कानपुर में अवैध अतिक्रमण के चलते कहीं न कहीं जो है जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, जिसको लेकर के कानपुर की जो मेयर है कमला पांडे, जब से उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, उन्होंने इस पर जोरदारी से कार्य किया है और जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने का काम कहीं न कहीं शुरू किया था। बीच-बीच में अतिक्रमण की जो प्रक्रिया हटाई जाती है, उसके बाद जब जो बुलडोज़र है वो अतिक्रमण हटा के जाता है, वहीं पीछे से कहीं न कहीं फिर से उस अतिक्रमण को लगा लिया जाता है, जिससे जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं एक रोड मैप तैयार किया गया है और कमला पांडे जो यहाँ की मेयर है, उन्होंने साफ तौर पर इन जितने भी निर्माण निर्माण किए गए हैं जो अवैध रूप से, उनको ढहाने का कार्य शुरू कर दिया है। पहले ये होता था कि चेतावनी दे दी जाती थी या जो वो कच्चा निर्माण होता था उसको हटा दिया जाता, लेकिन जब पक्के निर्माण को भी कहीं न कहीं बुलडोज़र चलाने का काम शुरू कर दिया गया है, जितने भी नाले हैं, क्योंकि नालों पर साफ तौर पर अतिक्रमण हो जाता है, नाले बिल्कुल ढक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर नाले हैं, तो उन सभी नालों को साफ कराया जा रहा है। इसी तरीके से वीआईपी रोड पर आज कहीं न कहीं अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया और कमला पांडे का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं पर भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर अतिक्रमण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर उसके बाद वो फिर से कोई अतिक्रमण की प्रक्रिया करता है तो उसको जेल भेजने का भी काम कहीं न कहीं किया जाएगा। अखंड। अवनीश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज कह रही है। देखिए, पहल यही होनी चाहिए। अगर आप आज जाकर के कार्रवाई दिखाने के लिए करेंगे, अतिक्रमण हटा देंगे, फिर जाकर कोई अतिक्रमण हो जाएगा, तो उस अतिक्रमण का हटाने का फायदा क्या है? बहुत सारा पैसा तो केवल अतिक्रमण हटाने में चला जाता है, फिर वहीं जाकर के अतिक्रमण लग जाता है। तो ऐसा क्यों ना रोड मैप तैयार किया जाए, ऐसी क्यों ना सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे यहाँ राजधानी में हुई है। एक अकबर नगर, किस तरीके से पूरा का पूरा एक नगर बस गया था, वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। अगर इसी तरीके से शहरों में लगातार अवैध अतिक्रमण बढ़ते चले जाएंगे, आम जनमानस को आने वाले समय में दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखिए लगातार शहरों का विस्तार होता जा रहा है। लखनऊ और कानपुर में दूरी नहीं है और अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार है। ऐसे में कानपुर का भी दायरा बढ़ेगा, लखनऊ का दायरा ऑटोमेटिकली लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके जो अवैध अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया जाए जो कहीं ना कहीं इस तरीके के अवैध अतिक्रमण में एक मील का पत्थर साबित हो। प्रमीला पांडे जी जरूर कह रही है, मेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई इस तरीके की, क्या उनके पास कोई है रोड मैप, या फिर कार्रवाई के नाम पर आज जाएंगे और अतिक्रमण हटाएंगे, फिर कल से वहां पर अतिक्रमण लग जाएगा, फिर 1 हफ्ते या 10 दिन बाद जाएंगे? कोई रोड मैप है क्या? रोड मैप तैयार किया है? कुछ इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए अवनीश, अगर कोई जानकारी है तो। देखिए अखंड, ये बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से मेयर अगर जब निकलती हैं, मेयर मेयर खुद जो है हेलमेट पहन करके खुद डंडा लेकर के निकलती है, तो उनके पीछे कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर खुद से कर्मचारियों की बात की जाए तो कहीं पर भी कोई इस तरीके का कार्य करते हुए वो नहीं दिखाई पड़ते हैं कि कोई अवैध अतिक्रमण हटाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मेयर का काम इस समय चल रहा है कि जो निर्माण है उनको ध्वस्त कर दिया जाए, इसके बाद क्योंकि अगर निर्माण ध्वस्त होता है तो उसको तुरंत नहीं सही किया जा सकता, उसमें लगने में समय भी लगता है और जो एक चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर फिर से उसकी कोई शिकायत आती है या वहां पर कोई जाम की स्थिति बनती है तो उनको जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डर बनाने का काम जो है मेयर के द्वारा जरूर किया जा रहा है कि अगर आप अवैध कार्य करेंगे तो आपको जेल की भी जो हवा खानी पड़ सकती है। तो एक अच्छी व्यवस्था है, अगर आदमी के अंदर डर और भय पैदा कर दिया जाएगा और उस पर कोई अगर कार्रवाइयां भी हो जाएंगी, अगर दोबारा अगर कोई करता है उसको जेल जाने का अगर भेजा भी जाएगा और इस तरीके कोई खबर अगर आएगी, अगर तो उससे कहीं ना कहीं लोग जो अवैध निर्माण कर लेते हैं, अवैध रूप से जो चट्टान डाल लेते हैं, कहीं ना कहीं अवैध बस्तियां, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि विस्तार जरूर रहा, जनसंख्या बढ़ रही है और आप ये समझिए जगह उतनी है, जगह वही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं उनको बाहर रहने की व्यवस्था की जाए और जो बाहर जो कानपुर के आउटर में जो जमीनें है वहां पर कहीं ना कहीं बसाने का कार्य किया जाए या वहां पर वो लोग रहे, तो कहीं ना कहीं जो 20 शहर से जो लोग निकलते हैं, जो बाहर से भी लोग आते हैं, उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़ेगा। अवनीश, बिल्कुल सही बात है। आप भी राजधानी आए होंगे और राजधानी के कुछ इलाकों में अगर आप चले जाएंगे ना, अमीनाबाद जैसे इलाकों में आप गए हो जरूर होंगे, तो आपने देखा होगा वहां गाड़ी ले जाना कितना मुश्किल काम है। कारण ये है कि अगर अतिक्रमण को शुरुआती दौर में ही रोक लिया गया होता तो इस तरीके से बाजारें जो है वो रोड पर नहीं लगती, सड़कों पर नहीं लगती। बहुत सारी जो रोड तो बहुत चौड़ी है, पर दिक्कतें क्या है कि अतिक्रमण इतना हो चुका है कि वो सड़कें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे संकुचित होती जा रही है और कम होती जा रही, सिकुड़ती चली जा रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के नाम पर तमाम ऐसी चीजें आती है कि गेटिंग और सेटिंग, एक बड़ा बड़ा बढ़िया वर्ड है इंद्रवीर जी का कि गेटिंग और सेटिंग कहते हैं, गेटिंग और सेटिंग। तो गेटिंग और सेटिंग का जो खेल चल रहा है ना हर जगह, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले है और ये सारे अधिकारी इसी में लगे रहते हैं गेटिंग और सेटिंग में कि कुछ मिल जाए, सेटिंग से चलाते रहो। लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शहर वासियों को और इस तरीके के अतिक्रमण के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मेयर ऐसा कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं बधाई की जरूर पात्र है, क्योंकि शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि अवैध अतिक्रमण, लगातार कॉलोनीज बनती चली जा रही है, लेकिन अधिकारी पता नहीं उनको क्या होता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बाद में उन कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन होता है तो लोगों में भी रोष होता है कि पहले आप कहाँ थे जब ये कॉलोनियां बस रही थी। अवनीश, जरूर खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अधिकारियों से भी उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। आखिरकार जो रोड मैप है, अगर उस रोड मैप के तहत कार्रवाई की जाएगी तो आगे चल करके कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई दूसरी न्यायपालिका का या कहीं ना कहीं जो मामला है वो कानूनी पचड़े में फंस के फिर से कहीं रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली की? देखिए अगर सबसे पहले आपको बता दें कि रायबरेली की हमारी जो मौजूदगी है सारस चौराहे पे है, और सारस चौराहे पे मैं आपको कहूंगा कि एक बार देखें, यहां से कुछ दूर जा करके मलिक मोह चौराहा पड़ता है। यहां से कुछ दूर आप जाएंगे, लगभग 500 मीटर दूरी पे मलिक मोह चौराहा, और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे आप देखिए, लखनऊ हाईवे वो आ रहा है, वो ओवरब्रिज है, और ओवरब्रिज से आप जैसे ही उतरेंगे आप इधर प्रयागराज चले जाएंगे, इधर ये सुल्तानपुर चले जाएंगे, उधर आप लखनऊ के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है वो अगर बात करें तो रात 8 बजे के बाद अगर आप देखेंगे किसी भी चौराहे पे, आपको एक चौराहा सिविल लाइन ऐसा चौराहा है जहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे जो मौजूदा ट्रैफिक पुलिस है, उनके जो अपने अधिकारी हैं वो बैठकर इधर उधर पान चबा रहे हैं और इधर उधर बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, और वीडियो में सब दिख रहा होगा कि किस तरीके की लापरवाही है। अब बात करें अखंड, तो यहाँ के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह, उनसे मेरी जब बात हुई अभी, तो उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे को हम लोग नो एंट्री की वजह से ब्लॉक नहीं कर सकते। ये करेक्ट है, क्योंकि नेशनल हाईवे के शहर के अंदर जो ओवरलोडेड गाड़ियां जा रही है उनके लिए हम लोग प्रतिबंध लगाए आगे। और क्षेत्राधिकारी ही नहीं, यहाँ तक कि इवन अगर बात करूं तो एसपी रायबरेली डॉक्टर यशबीर सिंह, उन्होंने भी यातायात को लेकर, और यातायात इंस्पेक्टर जो अभी हुए हैं हाल में ही इंद्रपाल सेंगर, उन्होंने भी कई सारे अभियान चलाए और कई सारे अभियान चला भी रहे। और अमित सिंह का कहना है कि अभी हम लोग अभियान भी चलाएंगे क्षेत्राधिकारी का, कि आने वाले समय में किसी तरीके के किसी भी यात्री को या किसी भी पैसेंजर को या किसी भी राहगीर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और कोई समस्या ना हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक डंपर रात को लगभग 10:30 से 11:45 बजे एक लड़की चौराहा क्रॉस कर रही थी, मलिक मोह चौराहा जो बना था जहां से हमारी मौजूदगी 500 मीटर दूरी पर, वहां पे एक डंपर ने उसको कुचल दिया और ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंचती है, क्षेत्राधिकारी अमित सिंह खुद पहुंचते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इन जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? अब आप देखिए, ये ट्रकें जा रही हैं, ये ट्रकें जो है खाली है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पे और ये जा रही है। यहाँ पे जो कांस्टेबल है उनसे मैंने पूछा कि अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा, एक यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर थी, ब्लैक शीशा था, अधिवक्ता लिखा हुआ था। मैंने पूछा आपने इनको क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना, आपका दायित्व था कि आप आगे जाकर चौराहे पे उसको अल्टीमेट कर सकते थे, उसको रुकवा करके, जहां पे ब्लैक फिल्म पे और हूटर पे डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी का अभियान चल रहा है, चाबुक भी चलता नजर आ रहा है, और इसी मामले में कई पुलिस वाले लाइन हाजिर भी हुए हैं। और ये ऐसे पुलिसकर्मी डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी रायबरेली और क्षेत्राधिकारी अमित सिंह के हार को तो जो उनकी अच्छी रणनीति है उनको जो है अगर बात करें तो सर्वसार करते नजर आ रहे हैं। पहली खबर। दूसरी खबर, एक बहुत बड़ी खबर है हमारे पास। जो हमारे पास एक तस्वीर है, वो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे अखंड। और तस्वीर क्या है? वो एक बाइक है, क्षेत्राधिकारी अमित सिंह, जिनके पास यातायात भी है और ये सीओ सिटी भी है। तो सीओ सिटी अमित सिंह की हमारे पास एक बाइट है, हम चाहेंगे वो बाइट एक बार आप देखें, और एक अलग कारनामा निकल करके सामने आया है। जी अखंड। दिनांक 24 अप्रैल 2025 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत प्रताप नगर बरहाना में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस जो है मौके पर जाकर जांच की गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 186/25 लिखा गया था, जिसमें कि फॉरेंसिक टीम की मदद से एवं कोतवाली नगर की टीमों द्वारा जो जांच किया गया मौके पे और जो भी तथ्य पाए गए उसके अनुसार जो वादी अवधेश कुमार ने मुकदमा लिखवाया था, उनकी पत्नी के द्वारा ही ये चोरी को अंजाम दिया गया था, जिनके पास से जो ज्वेलरी है, जितनी भी सामान चोरी हुआ था वो सब बरामद हो चुका है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। बताइए इंद्रवीर जी,
आपने देखा कि ये पूरा मामला कोतवाली नगर शहर का है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से मामला निकल गया, आपने देखा कि प्रताप नगर पड़ती है कॉलोनी, प्रताप नगर कॉलोनी में 24 अप्रैल 2025 को एक चोरी होती है। उस चोरी की वारदात को इन्फॉर्म किया जाता है नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में, और वहां पे जब सूचना पे मौके पे पुलिस जाती है, फॉरेंसिक टीम के साथ जाती है। फॉरेंसिक टीम जब वहां पहुंचती है और पुलिस पहुंचती है, मौके की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल करते 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 पुलिस को पता चलता है कि जब ये चोरी हुई, बड़े स्तर पे चोरी हुई थी, फॉरेंसिक गई सब कुछ, और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तारी की इसमें अपराधी को, तो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने जिसने तहरीर दी थी, जो वादी था, उसकी ही अपनी पत्नी ने अपने ही घर में चोरी करवाई थी और लूट कर बरामद, सामान भी बरामद, ज्वेलरी भी बरामद हुई, पैसे भी बरामद हुए। अब आप साफ देख सकते हैं कि मतलब अभी तक तो निकल के आ रहा था कि जैसे मुस्कान का मेरठ अगर ले लें तो उसमें, और कई एक मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर आया कि अपनी ही पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल करवा दिया। अब आज एक नया मामला सामने निकल गया, जो कि ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि पत्नी ने ही अपने ही घर में जो है चोरी करवाई और वही गिरफ्तार हुई, और उसको रायबरेली पुलिस ने जेल का रास्ता दिखाया। जी अखंड, ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है। इंद्रवीर, ऐसे लगातार मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में, इस चोरी की घटना में क्या पति शामिल था, या फिर पत्नी की खुराफात थी और पत्नी अपने पति की जो दौलत थी उसको लूटना चाहती थी? क्योंकि कई बार ऐसे होते कि मिली भगत के भी मामले सामने आते हैं, तो क्या इस मामले में ऐसा कुछ है, या फिर पत्नी ने अपने ही पति की कमाई पर या अपने ही पति की दौलत पर लूटना और कहे कि डकैती डालने का काम किया है? देखिए, अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल मामला ऐसा निकल के सामने नहीं आया। पत्नी ने ही खुद जो है अपने ही पति के घर में, मतलब अपने ही घर में चोरी करवाई, और जब इसमें जो है गिरफ्तारी हुई और जो मौके से सामान, ज्वेलरी और पैसे जो बरामद हुए, वो अमित सिंह ने, जैसा सीओ सिटी ने बताया भी कि जो है ये सारी चीजें जो है उसके अपने खुद से घर के बरामद हुए, पत्नी ने खुद करवाए थे। इसमें पति का अभी तक कोई अहम रोल या कोई इसमें रोल नहीं रहा। जी अखंड। इंद्रवीर, बिल्कुल जिस तरीके समाज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि जो पत्नियां हैं, औरतें हैं, अपने पति की कत्ल करवा दे रही हैं। अब कत्ल के बाद अब एक नया तरीका आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं, जो पत्नियां, वो अपने पति पर तलाक के मामले या किसी भी तरीके के दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज कराती हैं। अब किस तरीके के मामले समाज में आ रहे हैं कि अपने ही पति की दौलत पर डाका डालने का काम एक पत्नी कर रही है। तो समाज में क्या कुछ चल रहा है, साफ तौर पर हमारा देश और हमारा सब लोग देख रहे हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या लड़का क्या लड़की अब इसको पार कर चुके हैं, और कहते हैं कि समानांतर जिस तरीके से पहले घटनाएं आती थी कि पुरुष लगातार इस तरह के काम करते थे, अब महिलाएं भी इस पे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और कहीं भी किसी भी मामले में पीछे रहना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो दो बड़ी खबर। मैं पहली खबर आपको बताना चाहूंगा, एक मनचला युवक है, एक छात्रा जो है वो लाइब्रेरी पढ़ने जाती है। जब वो वहां से वापस आती है तो वो उसको रास्ते में छेड़ता हुआ नजर आता है, उसको छेड़ता है। और खास तौर पर अखंड ये देखा जाए कि वो पिछले कई दिनों से उस लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन मामला इसलिए थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा क्योंकि लड़की जो वो हिंदू है और जो युवक है वो मुस्लिम युवक है। फिलहाल लगातार इसमें जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज अखंड ये है कि अब तक हम लोगों ने कई बार देखा कि कई लोगों द्वारा कभी शादियों में रोटियों में थूकने का मामला आता है, कभी जूस में जो है कुछ थूक का मामला आता है। लगातार ऐसी घटना हम लोगों ने कई बार देखे, लेकिन इस बार बस्ती का जो ये मामला है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि लड़की ने अगर उस लड़के की बात नहीं मानी तो लड़का जो है रोड पे उसको दुपट्टे से उसका गला दबाने लगता है और किसी तरह लड़की अपने आप को बचाती है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो किसी भी तरीके से बचाते हुए नजर आ नहीं आए। अगर सबसे बड़ी चीज, मैंने थूक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस युवक ने उस लड़के के ऊपर कई बार थूका उसके ऊपर। फिलहाल जिस तरीके से यह मामला लगातार देखने को मिला है, लोग वहां पे जो है समाजगीर की तरह बने रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिलहाल लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए अपने आप को वहां से बचाया, उसने प्रोटेक्ट किया अपने आप को। फिलहाल जब वो घर पहुंचने के बाद उसने सारी बेटी अपने घर वालों को बताई। तत्काल आनंद फानन में जैसे इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो क्षेत्राधिकारी उन्होंने साफ बताया कि जो उचित कार्रवाई है, यहाँ तक कि कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कल की घटना है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक दिखती हुई नजर नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर दलित होता तो हेडलाइन बनती, तमाम जो विपक्ष के जो पार्टी के नेता हैं हेडलाइन बना के डाल रहे होते,
लेकिन दिक्कत क्या है कि समाज में लड़कियां या लड़के ये बांट दिए गए हैं, समाज को ही बांट दिया गया है, कोई धर्म बांट रहा है, कोई जाति में बांट रहा है, और तमाम इसी तरह चलता चला आ रहा है। एक बच्ची पढ़ने जा रही है और एक युवक इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आकर कभी जीवन में किसी लड़की को देख ना पाए वो। लेकिन लोग के साथ दिक्कत क्या है कि पोस्ट तो करेंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन जब सामने इस तरीके की चीजें घट रही होंगी तो पता नहीं ना जाने हाथों में क्या हो जाएगा, या तमाशबीन बन करके केवल मामला देखते रहेंगे या निकाल करके मोबाइल वीडियो बना लेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपके पास हाथ पैर नहीं है, आप सड़क पर उनको रोक नहीं सकते हो, आप चल करके उसको पकड़ नहीं सकते हो, रोको तो कम से कम। लेकिन नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र में बोलने का सबको आजादी है, बोल देंगे कुछ भी, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई गलत आदमी कुछ गलत कर रहा होगा तो उसका विरोध नहीं करेंगे। पुलिस ही आएगी तभी कार्रवाई करेगी। और शायद यही कारण है कि मंचलों का ये जो मंचले हैं ना, जो सड़क पर घूमते हैं, इनके मनोबल इसलिए हाई है क्योंकि पता है कि समाज कुछ करेगा नहीं, समाज ऐसी हरकतों का कभी विरोध करेगा नहीं, केवल और केवल फेसबुक पे पोस्ट करेगा। पुलिस ने इस युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी? सॉरी, बिल्कुल अखंड, पुलिस ने जो है युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अब जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने उसको तत्काल जो है, जैसे उसको पुलिस को जानकारी लगी, तत्काल पुलिस एक्टिव है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके ऐसे जो मनचले हैं ना, उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। देखिए, रोमियो स्क्वाड बना देने से नहीं चलता, इनके खिलाफ कार्रवाई करने चलता है, और कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बने। ये मनचले लगातार इनके मनोबल बढ़ रहे हैं और कई ऐसी घटना हमने देखी है कि इन लोगों के जो इरादे हैं या हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि ये हत्या तक कर देते हैं। और प्रयास भी ऐसा ही कुछ किया, लोग तमाशबीन बन करके देखते रहे। सवाल यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितने भी हमारे न्यायालय, इनको भी कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिए कि इनके मन में भी डर और भय पैदा हो। लड़कियों के मन में डर नहीं होना चाहिए, इन लोगों के मन में डर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो तभी इनके मन में डर और भय व्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, दूसरी खबर भी है, मैं उस पर भी नजर डालना चाहूंगा। बताइए जी। जी अगर जैसे कि लगा एक वीडियो जिस तरह से भेजा गया था, उस वीडियो में साफ तौर से देखा जाता है जिस तरीके से भोजपुरी एक्टर्स जो अंजना सिंह है, फिलहाल वो बस्ती एक शूटिंग के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको होटल में कमरा जो है नहीं मिला। प्रोड्यूसर जो है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की जो टीम है उनके द्वारा जो व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन देर रात जो लगातार ये ड्रामा कहीं ना कहीं होटल के अंदर से निकल के रोड पे आ गया। लगातार 1.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा, जिस तरीके से उसमें लगातार गालियां देने को देखने को मिल रही है, लगातार बदी बदी गालियां दी जा रही है, कॉलर तक पकड़ा गया। फिलहाल जो अंजना है वो भोजपुरी जो एक्ट्रेस भी है, वो बस्ती एक शूटिंग के लिए आई थी, लेकिन प्रोड्यूसर की जो टीम है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कमरा नहीं मिला। कमरा ना मिलने की वजह से जो ये ड्रामा है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा था। सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो बड़ी तेजी से अंजना सिंह का वायरल हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि एक चीज ये भी इसमें खास तौर से देखी गई कि वीडियो तो वायरल हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई, क्योंकि किसी तरह से कोई तहरीर अभी तक नहीं पड़ी है। अखंड, लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के मामले बड़े जितेंद्र होते हैं। आज से पहले शायद जो लोग नहीं जानते होंगे उनको आज जान गए होंगे ऐसी हरकत करने के बाद। तो देखिए, जो एक्टर होते हैं कलाकार होते हैं, और ये कलाकारी अपनी हर जगह प्रदर्शित करते रहते हैं, और शायद यही कारण है कि यहाँ पर भी प्रदर्शन किया। क्या कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? किसी ने शिकायत दी है पुलिस को? कुछ कार्रवाई हुई है इस पे? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी की तरफ से तहरीर दी है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से यह मामला चल रहा था, इस तरीके से मतलब खुद हम लोगों को भी यह लगा कि हो सकता है कोई शूटिंग चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, लेकिन जब सत्यता इसकी जानी गई तो पता चला कि होटल में कमरा ना मिलने की वजह से ये पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला। अखंड, हाँ बिल्कुल, ये हाई वोल्टेज ड्रामे की तरह है। और देखिए, सही कई बार ऐसा होता है ना, जो एक्टर्स होते हैं जब कुछ कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वही कार्य कर रहे होते हैं। तो कभी कभी जो इनकी एक्टिंग होती है वो असली भी दिखाई देती है, और इस तरह की कार्य करते रहते हैं। अब शिकायत मिलती तो शायद कुछ कार्रवाई होती। फिलहाल देखने वाली बात होगी इसमें शिकायत होती है या नहीं, और उस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, बाकी 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर ये लोग सवार होकर बारात के कार्यक्रम में जा रहे थे, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली जीप से टकरा गई, जिसमें कई लोग घायल 8 लोग घायल हो गए, बाकी 3 लोगों की जानें चली गई हैं। देखने वाली बात यह है, आनन फानन में इन्हें जिला अस्पताल भी लाया गया, मगर डॉक्टरों ने 2 लोगों को और मृत घोषित कर दिया है। ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल आकाश, बहुत दुखद है, क्योंकि इस तरीके से हादसों में कई जानें चली जाती हैं लगातार। हर दिन अगर खबरें उठा करके देखी जाए तो बारात से हो या एक्सीडेंट की बात की जाए, कहीं से भी आए तो ऐसे हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल लोगों को भी
सड़क सुरक्षा का जो सड़क सुरक्षा होती है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। और किस तरीके से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको नींद आ जाती है, कभी एक होता है कि वो रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर के जो लगातार हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, और समझिए जो मौत है, इस जो एक्सीडेंट में लोग अपनी जान गंवाते हैं बिना कोई बीमारी के, बिना किसी दिक्कत के, हंसते चलते नौजवान बुजुर्ग जो भी हैं, बच्चे बच्चियां, इसमें कहीं ना कहीं शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए रोड सेफ्टी को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन को एक अभियान जरूर चलाने की जरूरत है। और कहीं जो स्पॉट्स हैं, ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहां पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनको चिन्हित करके वहां पर कोई ना कोई डाइवर्जन के या कोई ना कोई ऐसे साइन जरूर लगाएं जिससे लोग समझ सके। क्योंकि लगातार ऐसे जो हादसे हैं ये लगातार इनमें वृद्धि हो रही है, और लोग अगर खबरों की बात की जाए तो रोज किसी न किसी मरने की खबर ऐसे हादसों में जरूर आती है। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगातार ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। गाजियाबाद में बारिश हुई, मथुरा में भी बारिश हुई, और मथुरा में हालात ऐसे हुए कि सड़कें लबालब पानी से भर गई, गाड़ियां फंस गई, कई जगह बिजली गिरने की भी खबर आ रही है। और न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि बिजली गिरने से मौत की भी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को भेजे, जिससे उचित मुआवजा और लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की माने तो करीब 61 ऐसे शहर हैं जहां पर बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तमाम जगहों पर आज बारिश हुई और मौसम जो है वो खुशहाल है। लेकिन जब हवा तेज चलती है, आंधी और तूफान के रूप में बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान और खामियाजा यहाँ के जो निवासी हैं उनको उठाना पड़ता है। तो लगातार जो आपको हमने खबरें बताई आज की महत्वपूर्ण खबरें, 12 बजे की 12 बड़ी खबरें। अब हम आपसे होगी मुलाकात सोमवार को एक बार फिर से 12 बजे 12 बड़ी खबरों में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।